नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। इस चैनल का इंट्रोडक्शन मैं कई बार दे चुका हूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाएगा। दोस्तों, कई चैनल अवेलेबल है यूट्यूब में और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि कई जगह प्रैक्टिस सेट चलता है। नो डाउट प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत होती है, पर उससे पहले हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी होती है, जिसे हम बेसिक्स कहते हैं। अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा तो प्रैक्टिस सेट में ऑब्वियसली हम लोगों को पता चलेगा कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। इंग्लिश में ये ज़्यादा फैंसी चैनल नहीं है। ये वो चैनल है जो वाकई में ही आपको इंग्लिश के सारे रूल लिखाएगा जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरत है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को बड़े पैशन और पेशेंस के साथ देखिए, और हो सके तो डायरी और पेन लेकर बैठिए और साथ में रूल्स को लिखिए। और उसे याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, मैं बार बार दोहराता हूँ, वो है रिवीजन का। आप 12 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद एक बार रिवाइज करिए उसे, फिर 48 घंटे बाद करिए, फिर 72 घंटे से पहले करिए। फिर देखना आपको कैसे याद नहीं होता है रूल। जब आपको रूल याद हो जाएगा और क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हो, तो आपको धड़ाक से वो माइंड में आएगा कि ये रूल था, इस वजह से ये इंग्लिश का पैसेज या ये फाइंडिंग आउट द एरर में यहाँ पर गलती है या यहाँ पर ये प्रिपोजिशन लगता है। दोस्तों, रिवीजन इज़ मस्ट, और लिसनिंग द वीडियो एंड वॉचिंग द वीडियो विद फुल पैशन एंड पेशेंस इज़ मस्ट। लॉकडाउन 5 स्टार्ट हो गया है, अब कई चीज़ें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। जो अभी तक ज्ञात हुआ है कि एग्ज़ामिनेशन डेट भी तुरंत 1-2 जगह से आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी में ढील मत दीजिएगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इसको आप बड़ा सीरियसली लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूं वो आप बताइए क्या हो सकता है। कोई बता सकता है? आइए मैं ही बता देता हूँ। वो है द एनालिसिस। एनालिसिस यानी हिंदी में आप इसे कहते हैं विश्लेषण। क्या बोलते हैं आप इसे? हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों, पीले पे पीला कलर नहीं सही लग रहा है तो मैं थोड़ा सा लाल रंग उठा लेता हूँ, देखते हैं कैसा रंग आता है। हाँ ठीक है, ये डार्क है क्योंकि आप लोगों को ये जो है ना हाईलाइट अच्छे से दिखना चाहिए। तो रुकिए, थोड़ा सा एक लाल रंग ले लिया जाए तब तक। चलिए, ये कलर दिख रहा है, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? हिंदी में आपने विश्लेषण पढ़ा होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें कितने रूल्स होते हैं, क्या चीज़ें आती है, क्या नहीं आती है। बस गौर से वीडियो को देखिए, डायरी और पेन और डिक्शनरी साथ में रखिए, ठीक है। दोस्तों, राइटिंग जो स्किल्स हैं इंग्लिश में, चाहे वो मेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल या कॉलेजेस में एस्से लिखने हो, पैराग्राफ्स लिखने हो, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ लैंग्वेज में डील करने के लिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में डील करने के लिए ग्रामर के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रहेंशन राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसमें भी एनालिसिस का डायरेक्ट रोल होता है। अब ये एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, आइए इस चीज़ को देखते हैं। एसेंशियल फॉर यू टू बी वेल एक्वेंटेड, मतलब आपको भली भांति ये आना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस एज अ वर्ड मीन्स सेपरेशन ऑफ अ थिंग इनटू डिफरेंट पार्ट विद विच इट इज़ कंपोज्ड। ज़्यादा हम गोल गोल नहीं घूमेंगे, डायरेक्ट बात पे आते हैं कि आपको वाक्य के अंदर देख के उसका विश्लेषण करना होता है कि वाक्य किस प्रकार का है, कौन सा काल लेगा, ठीक है। भविष्य काल में अगर हमने पढ़ा था, क्लॉजेज में पढ़ा था कि सब्जेक्ट या प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, वैसे ही एनालिसिस में इन सब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं। In grammar, it is defined as the breaking up of
a sentence into its component part and showing the relation of this part to one another। मतलब सिंपल सी बात है, वाक्य में आप वाक्य को तोड़ेंगे और उसमें दिखाएंगे या समझेंगे कि एक वाक्य के टुकड़े से दूसरे वाक्य के टुकड़ों का क्या रिलेशन है। अ सेंटेंस नॉर्मली हैज़ वन सब्जेक्ट। नॉर्मल जो वाक्य होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। बट देयर आर ऑल्सो सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं दोस्तों विच हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट से ज़्यादा और एक प्रेडिकेट से ज़्यादा होता है। सच सेंटेंसेस आर रिफर्ड टू एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप ये देख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बन गई कि जिन वाक्य में एक सब्जेक्ट से ज़्यादा या एक प्रेडिकेट से ज़्यादा होता है उन वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ईच इंडिविजुअल पार्ट इज नोन एज क्लॉज। क्लॉज बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफरेंट हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं और उस हिस्सों को आप क्लॉज बोलते हैं अंग्रेजी में। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लोज और अ मेन क्लोज। एक मुख्य क्लोज होता है जिसे हम वाक्य को तोड़ने के बाद निकालते हैं और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट या जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मुख्य वाक्य पर जो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। आइए अब आगे देखिए कि इसका रूल क्या होता है। A principal clause is that which contain the verb of the entire sentence। अब आपको वर्ब तो बताना नहीं पड़ेगा, शायद उम्मीद है वर्ब का चैप्टर आपने देखा होगा और समझ भी गए होंगे कि क्रिया कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। क्रिया के 3 फॉर्म पढ़े होंगे आपने, राइट। अब आ जाइए। अ प्रिंसिपल क्लोज इज दैट विच कंटेन द वर्ब। प्रिंसिपल क्लोज में क्या होगा साथियों? वर्ब होगा और entire sentence and is not dependent for its meaning on any other clause। तो मुख्य क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज जो होगा उसमें क्रिया होगी और उसका मतलब निकालने के लिए हमें दूसरे हिस्सों में, वाक्य के दूसरे हिस्सों में निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज पे हम लोगों को डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग ऑन द मेन क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज का जो मतलब निकलेगा वो उसके मेन क्लोज के आधार पर निकलेगा। इट ऑलवेज फॉर्म द सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सहायक वाक्य बोल लीजिए अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। वेयर इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, या तो वो नाउन का काम करेगा या एडजेक्टिव का करेगा या एडवर्ब का करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक वाक्य होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स वाक्य होता है यानी कि सेंटेंस। अब जब हम सेंटेंसेस को तोड़ते हैं हिस्सों में तो उसे विश्लेषण किया जाता है, तो उसे एनालिसिस कहते हैं। अब वाक्य तोड़ने पर एक प्रिंसिपल क्लॉज निकलता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज निकलता है। प्रिंसिपल क्लॉज में आप देखेंगे कि वो वाक्य के सबऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता कि उसका मतलब आप निकाल रहे हो और उस पर डिपेंड होना पड़ रहा हो, उसका मतलब स्वतः ही निकल जाता है, पहला नंबर। दूसरा इसमें वर्ब भी आता है, मतलब उस वाक्य में वर्ब होगा, क्रिया होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज में जो होता है वो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर उसका मतलब निकालने के लिए डिपेंड रहता है। सबऑर्डिनेट क्लोज का खुद ही मतलब नहीं बनता, कोई मीनिंगफुल वाक्य नहीं बनता, राइट। और इस पर जो भी सेंटेंस होते हैं, पार्ट जो सेंटेंस के होंगे वो किस प्रकार कार्य करेगा, या तो वो संज्ञा के फॉर्म में नाउन, या एडजेक्टिव के फॉर्म में, या एडवर्ब के फॉर्म में। अगर आपने नाउन पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है तो बढ़िया है, नहीं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए। एक एक नाउन के 2 पार्ट बने हुए हैं, 3 पार्ट बना है सॉरी, और एडजेक्टिव और एडवर्ब हमने एक पार्ट में समझाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, और वहाँ पे सारे रूल दिए हुए हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। द चाइल्ड
हु इज डार्क इज प्लेइंग। तो इस सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्लॉज क्या निकल के आता है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। देखिए क्रिया आ रही है तो ये सीधा पता चल गया कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इज डार्क, अब कौन डार्क है पूरा मतलब निकल के नहीं आ रहा है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, आप ये देख लीजिएगा। 1 नंबर क्या है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। सेकेंड नंबर क्या है, सेंटेंस का टुकड़ा हु इज डार्क। अब यहाँ पर देखिएगा, आप समझ जाएंगे क्लॉज एक, यहाँ पे इट इज द प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज इट इज कंप्लीट इन सेंस। पूरा मतलब निकल रहा है ना कि बच्चा खेल रहा है। विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ क्लॉज टू, हु इज डार्क क्लॉज टू था, उसका हेल्प का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बट क्लोज टू जो है डज नॉट मेक एनी सेंस बाय इट सेल्फ, वो खुद ही कोई मतलब नहीं निकाल रहा है प्रॉपर। हु इज डार्क, अब कौन डार्क है, वो क्या कर रहा है, हमें पता नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इट हैज़ टू डिपेंड ऑन क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 पर निर्भर कर रहा है पूरे मीनिंग के लिए, पूरे मतलब के लिए, कि द चाइल्ड हु इज प्लेइंग या द चाइल्ड इज प्लेइंग हु इज डार्क। समझ में आया, जो खेल रहा है वो सांवले रंग का है, हेंस इट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे देखिए, हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है कितना काम करता है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा आपका, ठीक है, देख लीजिए एडजेक्टिव का करेगा, या आपका वो एडवर्ब का करेगा। याद है आपको, एडवर्ब पढ़ा था, ये मैंने लिख दिया, एडजेक्टिव का करेगा, एडवर्ब का करेगा, या ऊपर देखिए वो किसका काम करेगा, मैंने आपको बताया था। अगर याद नहीं है फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है या तो वो नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करेगा, और जो मेन क्लॉज होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं दोस्तों, वो किसका काम करेगा, जिसमें वर्ब होगी। तो सिंपल है, 2 पॉइंट लिख लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में आपका वर्ब होगा, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका नाउन, एन फॉर नाउन समझ लीजिए, एडीजे यानी एडजेक्टिव होगा, और एडवर्ब होगा। किस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ये बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, क्योंकि हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हु इज डार्क, वो जो बच्चा खेल रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हुआ। आइए अब देखिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो फिर तो ये पूरा ग्रामर आ जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज आर 3 टाइप्स। कितने टाइप के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, आइए देखिए। नाउन क्लॉज, ये मैंने आपको बताया था कि वो नाउन को दर्शाएगा। अ क्लॉज विच कैन डू द वर्क ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इज ए नाउन क्लॉज। क्लियर है। आई डू नॉट नो व्हाट शी इज थिंकिंग, शी इज थिंकिंग क्या सोच रही है, और आई डू नॉट नो, इसमें देखो व्हाट शी इज थिंकिंग क्या सोच रही है, मैं नहीं जानता, तो आई डोंट नो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। व्हाट शी इज थिंकिंग सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नो। नो आया है, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे आ जाइए। यू मस्ट लिसन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, क्लियर है। यू मस्ट लिसन, एक सेंस बनता है कि तुम्हें बात सुननी चाहिए। व्हाट द टीचर इज सेइंग, अगर हम सिर्फ बोलें व्हाट द टीचर इज सेइंग तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। टीचर क्या बोल रही है, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं उसके, हम समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट है सब। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है जी,
ये आपका व्हाट द टीचर सेइंग, ये आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब सेइंग, क्लियर है। अब आगे आ जाइए। व्हाट आई जस्ट हियर्ड हैज शॉक्ड मी, ठीक है। ये सी यानी इस पे हम लोग क्या बताने जा रहे हैं आपको कि इट का भी यूज हो सकता है। वाइल एनालाइजिंग दिस सेंटेंस इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज एन इट, क्या है, व्हाट आई जस्ट हियर्ड इट हैज शॉक्ड मी, पर यहाँ पर इट हम लोगों ने साइलेंट फॉर्म में रखा हुआ है, या ये समझिए हम एज्यूम कर रहे हैं और हमने हटा दिया है, बोलते हैं व्हाट आई जस्ट हियर्ड हैज शॉक्ड मी बोल दिया हमने, किसकी जगह, व्हाट आई जस्ट हियर्ड इट हैज शॉक्ड मी की जगह। आफ्टर हियर्ड विच हैज बीन ओमिटेड, ओमिटेड माने रिमूव करना, हटाना, इन द सेंटेंस टू अवॉइड क्लमसीनेस, ठीक है, ऑकवर्डनेस। क्लमसीनेस का मतलब ऑकवर्डनेस भी होता है दोस्तों। अगर एग्जैक्ट हिंदी मतलब जानना हो तो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। बड़ी जल्दी हम वोकैबुलरी भी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, तब तक आप डिक्शनरी कंसल्ट करते रहिए, ठीक है। देयरफॉर द प्रिंसिपल क्लॉज इज इट हैज शॉक्ड मी, क्लियर है। व्हाट आई जस्ट हियर्ड, नाउन क्लोज, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ हैज शॉक्ड। आगे आइए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये नाउन क्लोज के एग्जाम्पल दिए, अब एडजेक्टिव क्लोज के दूंगा, एडवर्ब के दूंगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इससे आपने अपना बेसिक इम्प्रूव करना है। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे इसमें मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा पूरे वीडियो में। और अब इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा नरेशन का, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आता है, वो कंप्लीट करवाऊंगा अगले वीडियो में। तो उसके बाद बस आप शुरू कर लेंगे प्रैक्टिस, चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको नाउन्स में किस प्रकार की गलतियाँ आती है, लास्ट 5 ईयर्स में, 6 ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे नाउन के एरर के ऊपर, प्रोनाउन के एरर के ऊपर कैसे आए थे, एनालिसिस के ऊपर कैसे आए थे, वॉइस के ऊपर कैसे आए थे, वो सारा कराऊंगा। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और साथ में आंसर भी दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये यहाँ पर गलत है तो क्यों गलत है, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। कोई फैंसी चैनल नहीं है, बिल्कुल नोट्स अपने हाथों से बनाए गए हैं और आपको समझा रहा हूँ हिंदी में। आप फैंसी पे जाएंगे तो देखिए कितने दिन चलता है। आप सिंपल चीज़ देखते रहिए। जिन जिन ने अभी ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया चैनल, उनको शुक्रिया है मेरी तरफ से, धन्यवाद है। आइए, एडजेक्टिव क्लोज में, अ क्लोज विच कैन वर्क एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लोज का एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। द गर्ल हु इज वॉकिंग ऑन द रोड इज माई सिस्टर। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या हुआ? द गर्ल इज माई सिस्टर, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इज वॉकिंग ऑन द रोड यानी एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल। आपने वो सुना था जब हिंदी में विश्लेषण करते थे, कर्ता ने कर्म को, राइट? तो उसे यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश करिए। जहाँ पे ने आया, को आया, ठीक है। कर्म माने वर्ब समझ लीजिए, कर्ता माने सब्जेक्ट समझ लीजिए। आगे देखिए, दिस इज द बुक विच आई रेड। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या हो गया? दिस इज द बुक। विच आई रेड इज अ एडजेक्टिव क्लोज क्वालिफाइंग द नाउन बुक, ठीक है। वो उस किताब के बारे में बता रहा है जो उसने पढ़ी थी। आई रिमेंबर द गर्ल्स हु वर सिंगिंग। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज हुआ, आई रिमेंबर द गर्ल्स। कौन सी गर्ल को? हु वर सिंगिंग, एडजेक्टिव क्लोज क्वालिफाइंग द नाउन अगेन, राइट। मतलब उन गर्ल के बारे में बता रहा है जो गाना गा रही थी, गर्ल्स के बारे में।
The adjective clauses are generally introduced by relative pronoun. Pronouns हमने पढ़े थे, relative pronouns पढ़े थे, ठीक है, reflexive pronoun भी पढ़े थे हमने। देखिए who, whose, whom, which, ये जो होते हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आपने प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। However, देयर आर सिचुएशंस, इसे मोस्टली लोग सिचुएशंस पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका सिचुएशन होता है, ठीक है। वेयर दिस रिलेटिव प्रोनाउंस आर नॉट एक्चुअली यूज्ड but are assumed to be there in an adjective clause। ये बोल रहा है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है कई केसेस में ऐसा लगता है कि ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये यूज़ हो रहा है वहाँ पर। जैसे इट बताया था ऊपर कि ओमिटेड है, वैसे ही इसमें भी होता है। एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन समटाइम्स लगा हुआ नहीं होता और हम उसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आप? आइए देखिए, द बुक यू वांटेड टू रीड इज टोन। द बुक इज टोन यानी किताब फटा हुआ है। द बुक इज टोन, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया सेंटेंस में। यू वांटेड टू रीड आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। देखिए प्रिंसिपल क्लोज में मीनिंग पे खुद सेंस बन जाता है, बोला था ना, मीनिंग आ जाता है। द बुक इज टॉर्न मतलब मीनिंग क्या है कि किताब फटी है। यू वांटेड टू रीड, तुम पढ़ना चाहते थे। अब क्या पढ़ना चाहते थे, ये पूरा सेंस तो नहीं बना रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यानी बुक की विशेषता बता रहा है कि वो वाली किताब फट गई है। क्वालिफाई से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसे एडजेक्टिव क्लोज क्वालिफाई में बुक हो गया। अब अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ना चाहेंगे, द बुक यू वांटेड टू रीड इज टॉन की जगह आप ये भी बोल सकते हैं, द बुक विच यू वांटेड टू रीड इज टॉन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया विच, यहाँ पे हिडन है। द बुक विच यहाँ पे आएगा यू वांटेड टू रीड इज टोन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, हिडन है। हिडन माने छिपा हुआ है, हम अज्यूम कर रहे हैं। द गर्ल यू सो इज माई सिस्टर। तो मेन क्लॉज क्या है, द गर्ल इज माई सिस्टर। पूरा मतलब निकल के आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज का, यू सो, इससे कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा है। यू सो तुमने देखा, ठीक है, क्या देखा भाई, तो पहले वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज यू सो। द गर्ल इज माई सिस्टर हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज को यानी इसमें जो गर्ल है उसको क्वालिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो हिडन होगा, द गर्ल whom you show, यहाँ पे क्या लगेगा, whom, ठीक है, is hidden between girl and you, यही बताया आपको। अब आ जाइए एडवर्ब क्लोज में। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे किसी एग्ज़ाम में एडवर्ब क्लोज एडजेक्टिव क्लोज नहीं पूछेगा। सिंपल दो चीज़ समझ लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, उस सेंटेंस को जब विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, या ये समझ लीजिए कि तोड़ के देखा गया, तो उससे हमने दो क्लोज निकाले। एक निकाला प्रिंसिपल क्लोज यानी मेन क्लोज, ठीक है, एम स्टैंड फॉर मेन क्लोज। दूसरा हमने निकाला सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में तीन प्रकार के क्लोज बनते हैं। एक आपका नाउन का बनता है, एक आपका एडवर्ब का बनता है। याद रख लीजिएगा, एडवर्ब क्या होता है, कहाँ से पढ़ना है,
प्लेलिस्ट से दोस्तों। और तीसरा आपका एडजेक्टिव का बनता है। और मैंने आपको नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताया अभी तक, एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है और एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है बताने जा रहा हूँ आपको। और क्लोज दैट कैन वर्क एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर जो सेंटेंस का पार्ट एज अ एडवर्ब काम करता है, ठीक है, उसको हम लोग एडवर्ब क्लोज बोलेंगे। कौन सा वाला एडवर्ब क्लोज? सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडवर्ब क्लोज। अब एडवर्ब जिसे नहीं पता, रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, ज़्यादा वीडियो नहीं डाली है, एडवर्ब के ऊपर पूरा एक वीडियो है, उसे देखिए और समझिए। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी केम व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। शी केम, ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, ये पूरा सेंस नहीं निकाल रहा है दोस्तों, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए व्हेन आई वॉज स्लीपिंग ये आपका एडवर्ब क्लोज होगा, क्योंकि ये टाइम मॉडिफाइंग द वर्ब केम, मतलब ये जो वर्ब था केम उसको मॉडिफाई करके बता रहा है कि वो कब आई थी, या वो कब आई थी जब मैं सो रहा था। क्लियर है? शी वॉज स्टैंडिंग वेयर द शो वॉज गोइंग ऑन। अगेन ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। वेयर द शो वॉज गोइंग ऑन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग प्रिंसिपल क्लॉज यही आपको बताया। वेयर द शो वॉज गोइंग ऑन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ा एक, ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स प्लीज़ बताइए। दूसरा हमने प्लेस का पढ़ा है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये देखिए लिख लीजिए डायरी में प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, नोट्स बनाते रहिए। तो ये आपके एडवर्ब क्लोज के दो पार्ट बता दिए। तीसरा अब देखिए, वेयर द शो वॉज गोइंग ऑन वॉज एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस मॉडिफाइंग द वर्ब स्टैंडिंग, राइट। नाउ अब आगे देखिए, ही एक्टेड एज इफ ही वर 10 years ओल्ड। अब देखना यहाँ पे कुछ यूज़ हुआ है एज इफ, ये बस दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पे, इन्हीं शब्दों पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है, इंग्लिश के एग्ज़ाम में, इंग्लिश के पेपर में। भूलना मत, ये बहुत बार आया है और इन्हीं के बेसिस पे एरर फाइंड आउट आएगा कि किस पार्ट में एरर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी बोलेंगे जी। पर इंडिया के अंदर रहकर हमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े बहुत कार्य अंग्रेजी में होते हैं। और जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं तो हो सकता है आपकी विदेश यात्रा भी हो, ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना पड़े दूसरे नेशनलिटीज़ के साथ, तो इंग्लिश हमें वर्ल्ड के साथ जोड़ता है, इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है। आइए, ही एक्टेड एज इफ ही वर 10 year old। ही एक्टेड क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। एज इफ ही वर 10 year old एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो एडवर्ब क्लॉज हमने किस किस का पढ़ा? रिपीट करिए। टी स्टैंड फॉर टाइम, फिर हमने पढ़ा पी, पी स्टैंड फॉर प्लेस, याद हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा एम, यानी एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर मॉडिफाइंग द वर्ब एक्टेड। ये तो इस वाक्य का बता रहा है, मॉडिफाइंग द वर्ब एक्टेड। तो ये याद रखना कि सबऑर्डिनेट क्लोज 3 टाइप के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और एडवर्ब के अंदर फिर 3 आ जाता है। टी स्टैंड फॉर टाइम, पी स्टैंड फॉर प्लेस, एम स्टैंड फॉर
व्हाट, अभी तो पढ़ा है आपको, भूल गए? मैनर। सिमिलरली देयर आर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, ऐसे ही कॉज का भी होता है, कंडीशन का भी होता है, पर्पस का भी होता है, रीजन का भी होता है और कंपैरिजन का भी होता है एडवर्ब क्लॉज। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, द अबव सेंटेंसेस वर क्वाइट सिंपल एंड देयरफॉर इजी टू एनालाइज और फॉर्मुलेट। आपने देखा कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो बहुत सिंपल थे। हो सकता है आप में से कई कमेंट करके बोले, अरे सर ये तो बहुत सिंपल बता दिया, कुछ डिफ़िकल्ट वालों का बताइए ना। तो दोस्तों, जब तक, क्योंकि ये चैनल वो लोग भी देख रहे होंगे जो अभी सीख रहे होंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उन्हें भी सीखने दीजिए। आपके लिए भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस लेके आया हूँ, वो भी समझाता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, जब आप कोई प्रिसाइज राइटिंग, पैसेज राइटिंग या एसे राइटिंग लिखते हैं, तो आपको जब कंपटीशन के मेंस एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एसएससी हो सकता है आपका, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का हो सकता है, सीपीओ के भी हो सकते हैं, तो उनमें आपको ये सब आता है मेंस में। यूपी पीसीएस हो गया या बिहार पीसीएस हो गया, एमपी, राजस्थान, जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, आईएएस के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, या बैंक पीओ के मेंस होते हैं, तो उनमें जब भी आपको लिखने का आता है, ठीक है, तो आप गड़बड़ न करें, इसलिए ये क्लॉजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्लॉज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अच्छे से राइटिंग स्किल्स नहीं आएंगी। तो ये क्लॉज पढ़ के सीखने के लिए ध्यानपूर्वक बैठे रहिए। अब मैं आपको डिफ़िकल्ट सा सेंटेंस देता हूँ और उसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि देखिए कहाँ कहाँ पर गलती है और क्या गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, कौन से क्लॉज किस तरह आते हैं। फिर इसके बाद आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग कि उसमें टेंसेस कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। वो टेंसेस जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए एग्जाम्पल, राइट, व्हेन आई हैड गॉट आउट ऑफ डेंजर आई स्टॉप, रंग ले लें थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करता हूँ, राइट। देखिए, व्हेन आई हैड, आपका कलर ही सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, सॉरी, राइट। अब देख लेते हैं दोस्तों, व्हेन, आ गया, व्हेन आई हैड गॉट आउट ऑफ डेंजर आई स्टॉप अ वाइल टू पिक out the arrows that stuck in my hands and face and rubbed on some of the same ointment that was given to me on my first arrival। देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें आपको देख के बताना है, चुनना है कि कौन सा क्लॉज है इसमें, कौन सा क्लॉज यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सबॉर्डिनेट है। तो इससे घबराना नहीं है, आपको समझना है। पहला बताया था आपको प्रिंसिपल क्लॉज, फिर बताया था आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज, फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन, सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव, सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब और सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ, हमने क्या बताया था आपको, मैनर। मैनर के अंदर भी 3-4 चीज़ें बताई थी, याद होंगी, नहीं है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और लिखिए उसे, ठीक है। अब देखिए, आई स्टॉप्ड अ वाइल टू पिक आउट द एरोज, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, यानी नंबर 1। क्योंकि लंबा सेंटेंस है ना, इसमें ये भी हो सकता है कि 2 प्रिंसिपल क्लॉज आ रहे हो, ठीक है। व्हेन आई हैड गॉट आउट ऑफ डेंजर, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, कौन से डेंजर से भाई, क्लैरिटी नहीं है। और देखिए एडवर्ब क्लॉज समझाया था मैंने आपको, शोइंग टाइम एंड कंडीशन। आई हैड गॉट आउट, व्हेन का इस्तेमाल हो रहा है, तब या जब, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज शोइंग टाइम एंड कंडीशन, ये भी था हमारे पास। फिर आगे देखिए, दैट स्टक इन माई हैंड्स एंड फेस, मतलब जो मेरे चेहरे पे और हाथ पे स्टक हो गया था,
स्टक का मतलब आप समझ लीजिए चिपक गया था। तीर तो लगता है ना जिससे हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये सबऑर्डिनेट है क्योंकि यहाँ पर कहीं एरो नहीं लिखा है, क्या चिपका था ये नहीं लिखा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सिंपल ऐसे ही सोचना है और आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग एरोज नाउन को कर रहा है क्वालिफाई, तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्लियर है। एंड रब्ड ऑन सम ऑफ द सेम ऑइंटमेंट, उसने बताया कि सेम ऑइंटमेंट लगाया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज नंबर 2। मैंने आपको बोला था 2 क्लॉज आ सकता है, वो ये आया। ठीक है, आगे आ जाइए और देखिए और पार्ट भी है इसमें। दैट वॉज गिवन टू मी ऑन माई फर्स्ट अराइवल, इनकम्प्लीट सेंस है, क्या दिया गया था पता नहीं। फर्स्ट अराइवल में था जब वो पहली बार गए हुए थे या पहुंचे थे वहाँ पर, तब दिया गया था, पर क्या दिया गया था, कंप्लीट सेंस तो नहीं निकल रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा। राइट, अब आगे आ जाइए एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइंग ऑइंटमेंट। अब इन रूल को समझना पड़ेगा, इसमें क्यों लगा है, कैसे लगा है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस लाइक द वन above certain rules which need to be kept in mind are। अब ये चीज़ पक्का आपको नोट करनी है डायरी में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि जब फाइंडिंग द एरर आता है उसमें इसी टाइप का क्लॉज लिखा होता है, उनमें से अगर वो रूल सेटिस्फाई करता है तो करेक्ट होगा, रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा वहाँ पर तो इनकरेक्ट होगा। ये चीज़ आपको समझने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर ये याद नहीं होता है, तो एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे दोस्त, उसे रिवीजन करना पड़ेगा। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, तब वो आपके टेम्प्रेरी, जब एक बार पढ़ते हैं तो टेम्प्रेरी माइंड में जाता है, 24 घंटे में करते हैं तो टेम्परेचर से थोड़ा सा आगे खिसकता है, समझ लीजिए देसी भाषा में। 48 घंटे में करेंगे तो परमानेंट मेमोरी के दरवाजे में पहुंचता है। जब 72 घंटे में रिवीजन करेंगे तो वो सीधा परमानेंट मेमोरी में चला जाता है माइंड में, फिर भुलाए नहीं भूलता है। समझ रहे ना आप बात को। अब आइए रूल देखते हैं। इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, टेंस आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, टेंसेस के ऊपर बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली एक वीडियो बना के अपलोड किया गया है। वहाँ पे किस टेंस में क्या लगेगा, कितने टाइप के टेंस होते हैं, सारा ही चार्ट बना के भेजा है। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिख के, और मैं आपको ये पीडीएफ मेल कर दूंगा। अभी मैं इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चला रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी हो रखा है, पर मैं वीडियो बनाना छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लिख देंगे तो मेल में आपको मिल जाएगा। अब ये बोलता है कि अगर मुख्य क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस होगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो पास्ट टेंस में ही होगा। पहला पॉइंट, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस होगा। क्लियर है। दूसरा रूल, इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस, और अगर मुख्य क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में ही हो, वो पास्ट टेंस में भी हो सकता है। तो मैंने आपको 2 रूल बताया, ये लिख लीजिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट टेंस में होगा, और अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में हो, वो आपका पास्ट टेंस में भी हो सकता है। आइए अब एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टेंसेस क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से समझाया गया वो। आई हैव रेड अ बुक टुडे, ठीक है,
आई हैव रेड अ बुक क्या है, साफ पता चल रहा है, पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका। विच आई हैड ऑलवेज वांटेड टू रीड बट नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू। ये क्या हो गया, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये भी आपका पास्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको याद नहीं है, प्लीज़ टेंसेस में जाइएगा, एक चार्ट बना रखा है, उसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि आप जाएंगे और उसको समझेंगे। आई हैव रेड अ बुक टुडे, प्रिंसिपल क्लॉज इन अ प्रेजेंट टेंस, रीड अ बुक टुडे। अब जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो देखिए आपने पास्ट टेंस में लिया है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने बताया था अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट में ही हो, वो पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बट नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू। गेट, गॉट, आगे क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद है ना, गॉट। सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द पास्ट टेंस, ये रूल था जी आपका। तो सिंपल है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा पास्ट टेंस में होगा, और अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में ही हो, वो पास्ट में भी हो सकता है। यानी प्रेजेंट टू प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट टू पास्ट भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं और पॉइंट्स, राइट। थर्ड रूल बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, इसे लिख लीजिएगा प्लीज़। इफ़ देयर आर टू एक्शंस बोथ इन द फ्यूचर टेंस, अगर वहाँ पर दो एक्शन हो रहे हो और दोनों फ्यूचर टेंस में हो, भविष्य काल में, द प्रिंसिपल एक्शन, जो मुख्य एक्शन होगा यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, शुड बी इन द फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसा होगा वो, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ विजिट करिए प्लेलिस्ट पे, वहाँ जाके टेंसेस पढ़िए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्लॉज का जो चैप्टर है, वीडियो है, ये व्यर्थ जाएगा। वेयर एज द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देने का। अगर दो एक्शन हो रहे हो और प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, राइट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। उसका एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन आई गो टू मार्केट आई विल परचेज अ बुक फॉर माय सिस्टर। यहाँ पर आई विल परचेज अ बुक फॉर माय सिस्टर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और प्रिंसिपल एक्शन भी है, क्योंकि ये पूरा सेंस बना रहा है। आप ऐसे समझिए, बहुत आसान है, ठीक है, पूरा सेंस मीनिंग निकाल रहा है। आई विल परचेज अ बुक फॉर माई सिस्टर, आप ये वाक्य बोलेंगे तो समझ जाएंगे ना कि हाँ मैं अपनी बहन के लिए किताब खरीदूंगा, बात पूरी हो रही है, पूरा सेंस बन रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। किसका हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट तो मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, आपको प्लेलिस्ट पे ही जाना पड़ेगा। अब देखिए, व्हेन आई गो टू मार्केट बोल रहा है। व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है। व्हेन आई गो टू मार्केट मतलब आप ये समझ लीजिए कि मार्केट किस लिए जाएगा, कौन सी मार्केट जाएगा, कब जाएगा, ऐसा तो कोई पूरा सेंस नहीं आ रहा है, तो सीधा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है ये रूल। अब ये रूल एक बार और रिपीट करता हूँ, लिख लीजिएगा। जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब प्लीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट देखने के लिए टेंसेस का वीडियो देखिएगा। आइए फोर्थ रूल, इसे भी लिख लीजिए। टू क्लॉजेज विद द एक्शन ऑफ
past probability where one action is dependent on the other should have the following arrangement of tense। मतलब जब दो एक्शन हो रहे हो क्लोजेज में, वो भी किस में, पास्ट की प्रोबेबिलिटी हो, उसमें भूतकाल की प्रोबेबिलिटी, वेयर वन एक्शन, जहाँ पर एक एक्शन दूसरे एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरह टेंस को अरेंज करना है उस वाक्य के अंदर। तो आया ना समझ में मैं क्यों बोल रहा था आपको कि क्लॉजेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे ये रूल आपको याद होंगे। जब आप सेंटेंस लिख रहे होंगे ऐसे में, निबंध लिखने के लिए मतलब कि, या प्रिसाइज में, या आप उस पर पैराग्राफ लिख रहे होंगे किसी चीज़ पे, तो ये चीज़ आपके मस्तिष्क पे रहेगा। तो वाक्य लिखते हुए आपको बहुत सुविधा होगी और ग्रामर मिस्टेक नहीं होगा। और इन चीज़ को याद कर लेंगे तो जो भी एरर फाइंडिंग आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है, उनमें आपको बहुत सुविधा मिलेगी। देखिए, जब प्रिंसिपल क्लॉज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इस केस में पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना आपने कि जब दो एक्शन हो रहे हो एक वाक्य में और पास्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड होगा तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। क्लियर? बड़ा सिंपल रूल है, लिख के याद करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही वुड नॉट हैव गॉन टुडे इफ ही हैड हियर्ड द न्यूज़। सबसे पहले इसमें दो एक्शन है, एक उनका जाना जी, दूसरा उनका न्यूज़ सुनना। ठीक है, अब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर कैसे डिपेंड है? अगर उन्होंने ये न्यूज़ नहीं सुना होता या अगर उन्होंने ये न्यूज़ सुना होता तो वो नहीं जाते। तो एक एक्शन क्या हुआ? न्यूज़ का सुनना, दूसरा हुआ उनका जाना। अगर उन्होंने न्यूज़ सुना होता तो वो नहीं जाते। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, इफ़ ही हैड हियर्ड द न्यूज़, यदि उन्होंने न्यूज़ सुना होता, तो ऑब्वियसली इसमें हमारा तो कोई सेंस पूरा कंप्लीट नहीं बना रहा है। कौन सा न्यूज़ भैया, या किस न्यूज़ की बात कर रहे हैं आप? न्यूज़ सुन के क्या हुआ, पूरी मीनिंग नहीं आ रही है, तो सिंपल ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ही वुड नॉट हैव गॉन टुडे, वो आज नहीं जाते, तो पूरा सेंस बन रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सबसे पहले तो हमने क्लॉज डिफ्रेंशिएट करके देख लिया, अब इसमें हम टेंस देख लेते हैं। ही वुड नॉट हैव गॉन, ठीक है, वुड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है ना, हैव गॉन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताया था। तो आप देखिए इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, हैव लगा है, तो सिंपल ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है प्लीज़ इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, आपको प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, टेंसेस निकालनी पड़ेगी और बहुत इजी है, वहाँ पे वेल अरेंज करके रखा गया आपके लिए। इफ़ ही हैड हियर्ड द न्यूज़ यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट, तो हमने यही बताया था जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा प्रिंसिपल क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर आप इसमें क्या कर देते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जब फाइंडिंग द एरर होगा, वो क्या करेंगे, बहुत चालाक होते हैं, एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले हैं, ठीक है, वो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस डाल देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज और आप उसे टिक करके आ जाएंगे अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये नोट करिए, इट वुड बी रॉन्ग टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू इवन दो इट इम्प्लाइज फ्यूचर इन द पास्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये रूल बिल्कुल याद करिएगा। अब आइए रूल 5 देखते हैं।
ये 5 रूल तो आपको याद हो जाने चाहिए। इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब क्या हो गया, अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर? दोबारा एक बार और रिपीट करो कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो हर एग्जाम्पल में समझाते हुए आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अब प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी दिए हुए वाक्य में। अगर नहीं है तो इसमें बताइए कौन सा है। आई शैल हैव रीच द स्कूल व्हेन द शो बिगिंस। सिंपल, आई शैल हैव रीच द स्कूल, प्रिंसिपल क्लॉज। किस सेंस में है? शैल लग रहा है, हैव लग रहा है, रीच लग रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट? व्हेन द शो बिगिंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका, टाइम का पढ़ा था, ऊपर पढ़ाया है जी, बिल्कुल ध्यान करिएगा। अब टेंस कौन सा है इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही तो हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। जब इतना आपको क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो आने ही है। मेहनत करिए बस याद करने में। आइए दोस्तों, मैंने टेंसेज में कुछ रूल छुड़ाए थे, वो मैंने इसलिए छुड़ाए थे आपको कि जब तक आपको मैं एनालिसिस नहीं पढ़ाता, क्लॉजेस के बारे में नहीं बताता, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो शायद ये रूल आपको समझ में नहीं आते। इसलिए मैंने क्या किया, टेंसेस के कुछ रूल को क्लब किया है एनालिसिस पार्ट के साथ, ताकि आपके लिए अच्छा हो समझने के लिए। ठीक है, आइए टेंसेस रूल या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टेंसेस रूल क्या है या टेंसेस को किस सीक्वेंस में लगाया जाता है वाक्य के अंदर, और यही विश्लेषण में भी हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या जो हम लोग कर रहे हैं, इससे को रिलेशन है, आपस में थोड़ा तो नाता है, थोड़ा तो रिश्ता है। को रिलेटेड माने थोड़ा सा रिलेशन है, आपस में एक दूसरे से संबंध है, समझ लीजिए। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज इज अ सिस्टम बाय विच द टेंस ऑफ द वर्ब इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज is governed by the tense of the verb in the principal clause, right? Please note the below given rule. कुछ रूल है, मोस्टली 6 से 7 रूल है, उसको आपने लिखना है। मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाता रहूँगा, आप नोट डाउन करते रहिए। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। रूल नंबर 1, आपका रूल बोलता है इफ द टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट की बात नहीं कर रहा है, याद रखना। अगर मुख्य क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर इस्तेमाल हो रहा हो, इट मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला रूल, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज हो रहा हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई सा भी टेंस लग सकता है। क्लियर है? शी सेज दैट राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट? राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। शी सेज दैट आपका प्रेजेंट लग रहा है। शी विल से दैट राधा sang a song. You say that he is a dull student. अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज खुद निकालिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यू विल से दैट ही वॉज अ डल स्टूडेंट। आई शैल से दैट यू विल बी ऑफ मच हेल्प। आप दिमाग लगाइए जरा, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालिए और देखिए टेंसेस कौन से यूज हुए। रूल नंबर 2, a past tense in the principal clause must be followed by a past tense in the subordinate clause. याद कर लीजिए, रूल नंबर 2 बोलता है
कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस लगा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट टेंस आना चाहिए। तो जब आप वाक्य लिखते हैं, प्रिसाइज राइटिंग में लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ठीक है, तो ये रूल अगर आपके माइंड में होगा तो दोस्तों आपको मेंस के एग्ज़ाम की भी तैयारी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने टेंसेस के क्रम इधर से उधर कर दिए हैं प्रिंसिपल क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। फिर उसके बाद बोला जाता है फाइंड द एरर। ये रूल आपके दिमाग में है तो आप तुरंत एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर उधर भटकेंगे नहीं और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपका यूज़ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग। आई टोल्ड हिम, क्या हुआ, पास्ट टेंस। आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, पास्ट टेंस। आई न्यू, फिर क्या हुआ, पास्ट टेंस, दैट ही वुड डिसीव मी, पास्ट टेंस। क्लियर है, रूल ये था। बट इस रूल में एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। अब वो एक्सेप्शन या अपवाद कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये अपवाद से लिखे हुए वाक्य, लिखे हुए सेंटेंस आपके फाइंडिंग द एरर में आता है। अब जिसने आधा पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस लगेगा, वो अपवाद को ध्यान में नहीं रखता, ये सीधा बोल देता है कि एरर यहाँ पर है, तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये अपवाद को याद रखिएगा, जिसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। इफ़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज कंटेन सम यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो नेचर का लॉ है या ट्रुथ है, सच्चाई है, जिसे बदला नहीं जा सकता, और चाहे एक कोने में रहिए देश के, चाहे दूसरे कोने में जाइए, चाहे संसार के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी यूनिवर्स में चले, मतलब यूनिवर्स में चले जाइए, तो वो सच्चाई वही रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आगे देता हूँ, तो उस केस में क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं बताता हूँ। हैबिचुअल ट्रुथ, अगर किसी की आदत है वो एक सच्चाई है। और कोटेशन, कोटेशन क्या होता है आपको पता है, कोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम लोग कोट्स बोलते हैं ना, साइंटिफिक लॉ, सिद्धांत, जैसे आपने न्यूटन का सिद्धांत पढ़ा होगा, कैप्लर्स का सिद्धांत पढ़ा होगा, या इकोनॉमी के लॉ भी जो साइंटिफिक बेस्ड है वो भी आ सकते हैं। इट विल बी इन प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस। कौन कौन से, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ, और कोटेशन, और साइंटिफिक लॉ। उसमें प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका पास्ट टेंस में है तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा। किन केसेस में, अपवादों के केस में, दोबारा बता रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ में, हैबिचुअल ट्रुथ में, कोटेशन में, और साइंटिफिक लॉ में। एग्जाम्पल लीजिए, द टीचर सेड दैट, प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट टेंस में, अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में जाइए ये बात ऐसे रहेगी, संसार के किसी कोने में जाइए यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है, अब आगे एग्जाम्पल देखिए, आइए। ही सेड, अगेन प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस, दैट ही इज़ एन अर्ली राइजर, सवेरे जल्दी उठ जाता है। आप लोग कितने बजे उठते हैं, मॉर्निंग 5 बजे उठ के कम से कम पढ़ाई शुरू करिए। दिन का 8 घंटा कंटिन्यूस, मतलब बीच में आधा आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, माइंड फ्रेश होता है और तैयारी करते रहिए। हैबिचुअल ट्रूथ आ गया आपका,
ठीक है, यही बोला था कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में भी होगा पर वो हैबिचुअल ट्रुथ होगा, तो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। आप बात देख रहे हैं। न्यूटन सेड दैट, प्रिंसिपल क्लॉज किसने कहा? न्यूटन ने कहा। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने न्यूटन साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जिन्होंने साइंस पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसे बता देता हूँ। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गुरुत्व आकर्षण यानी ग्रेविटेशनल का सिद्धांत भी बनाया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जब सेब गिरा तो उनके दिमाग में अचानक आया कि सेब नीचे क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया। तब उन्होंने ग्रेविटेशनल पुल का सिद्धांत ढूंढ निकाला, जिसकी यूनिट कितनी होती है? जी। अर्थ का जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और चंद्रमा का कितना होता है? 1/6 ऑफ कितना? अर्थ, यानी 1/6 ऑफ अर्थ का मतलब हो गया 9.8 को आप 6 से भाग कर देंगे। चलिए अभी गणित नहीं पढ़ेंगे हम लोग। न्यूटन सेड दैट, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, राइट। सेड दैट, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था, साइंटिफिक नियम हो गया ये, कि हर एक्शन पे इक्वल और उल्टी दिशा में रिएक्शन होता है। तो जब ये साइंटिफिक लॉ हो गया तो ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा। बस ये चीज़ याद रखना आप। आइए रूल नंबर 3, इफ़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज इफ। एज इफ अभी हमने पढ़ा था ऊपर, याद होगा। और एज दो, या तो एज इफ इस्तेमाल हो रहा हो या एज दो लग रहा हो, किस में? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट टाइम। हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान समय के लिए, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं पास्ट टाइम के लिए। मतलब वर्तमान समय के लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट टेंस भूतकाल के लिए, भूतकाल समझते ना, अतीत, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में एज इफ या आपका एज दो आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, एज इफ। क्लियर है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब आगे आ जाइए, आगे देखिए। In this sentence, the subordinate clause has been introduced by as if and the tense is present. Hence, past tense has been used. Clear है? कोई डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस यूज कर लिया, वर, ठीक है। He loved me as though I had been his son. क्या टेंस है? ही लव्ड, पास्ट टेंस हो गया। ही लव्ड मी, प्रिंसिपल क्लॉज। एज दो, एज इफ की जगह भी एज दो का इस्तेमाल हुआ, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ किया हमने? पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अब आगे आइए, आगे एग्जाम्पल देखिए। रूल नंबर 4, ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ भूलना मत, लिख लीजिएगा। If a subordinate clause is introduced by the conjunction least, it is followed by should and not by may. मतलब अगर आपके subordinate clause में least शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो आप वहाँ पर should का ही इस्तेमाल करेंगे, आप may का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Is that clear to you? Example, work hard, lest you should fail. Take care of your health, lest you should fall ill. हमने किसका इस्तेमाल किया? should का। ये एक पॉइंट है, नोट कर लेना है, एग्जाम में कैसे आ जाता है। वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं लगाया है, मैं तो लगना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। आगे एक और चीज़ देखिए, लिस्ट ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव।
हेंस नॉट शुड बी यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। तो मतलब आपने नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ पे भी लिस्ट लगा है। तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2 पॉइंट हमने यहाँ से सीखे कि जब भी लिस्ट लगा होगा वाक्य में तो उसके साथ शुड आएगा, उसके साथ आपका में नहीं आएगा, और आपका नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड नॉट फॉल। तो ये एक इनकरेक्ट वाक्य है। ऐसे ही वाक्य आएंगे आपके एग्जाम में, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने देखा यू शुड लिस्ट आ गया तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि भैया इसमें तो 2 ही रूल थे, एक में नहीं लगेगा और एक नॉट नहीं लगेगा। तो आपने पकड़ लिया झट से कि यहाँ पर शुड है तो मैं वाला तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम है। या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, में ऑब्लिक शुड ऑब्लिक वुड, क्या लगेगा? आपने देखा लिस्ट है तो इसके साथ तो भैया शुड ही लगेगा। ये ऐसे आपको रूल को इस्तेमाल करना है। जब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और प्रैक्टिस में तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस अभी तक एक रिक्वेस्ट की है आपने से मैंने कि डायरी पेन लेकर बैठिए और डिक्शनरी लेकर बैठिए, क्योंकि हमने सुधार करना है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको वाकई में लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और इस परिवार को बड़ा करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपसे विनम्र निवेदन है। एग्जाम्पल देखिए, वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड नॉट फॉल। ये मैंने आपको बता दिया, ये इनकरेक्ट था। लिस्ट में शुड आएगा बट नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड वट एवर बी द टेंस ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में कोई भी टेंस हो, शुड हमेशा ही आएगा, ये याद रखना चाहिए। ही टुक एक्सरसाइजेज लिस्ट ही शुड फॉलो, करेक्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज में यहाँ पे ही टुक एक्सरसाइजेज हम बोल रहे हैं तो ये पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। अब देखिए, ही विल टेक एक्सरसाइजेज मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पर फिर भी शुड आ रहा है। यही समझाना चाह रहा था। 3 चीज़ निकल के आई यहाँ से कि जब आप लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो पहला चीज़ आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, मे का वुड का नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, जब आप शुड का इस्तेमाल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज में कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो आपका पास्ट टेंस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर टेंस हो, आप हमेशा शुड का इस्तेमाल ही करेंगे। क्लियर है? रूल नंबर 5। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है टेंसेस का। इफ़ देयर इज़ एन आइडिया ऑफ टू एक्शन, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना। बोथ टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर वन आफ्टर द अदर, भविष्य में हो रहा है एक के बाद दूसरा कार्य। द प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन इन द फ्यूचर इंडेफिनेट। किस में लिखा जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य जो वाक्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा, वेयर इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज रिटन इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, इसका एक टेबुलर फॉर्मेट बना दिया है विद एग्जाम्पल, आपको आसान होगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टू एक्शन इन अ फ्यूचर, यही बोला मैंने। पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा, दूसरा एक्शन फ्यूचर इंडेफिनेट में आएगा। देख लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन इन द फ्यूचर इंडेफिनेट, वेयर एज द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज रिटन इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, और उसके अंदर एक्शन का जो होगा आपका वो कैसा होगा, टेंसेस की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी। पहला एक्शन अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में हो जाएगा। इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कॉलेज। क्लियर है? ये देखिए इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं
और फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट सेंटेंस के यहाँ पर दिए गए। इफ़ इट रेन्स आई शेल नॉट गो टू कॉलेज, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। रूल नंबर 6 देख लीजिए। अब इसमें बोलता है इफ़ टू एक्शन इन अ सेंटेंस आर शोन हैपनिंग इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर, मतलब पास्ट में दिखा रहे हैं एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, द प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन इन द पास्ट। प्रिंसिपल क्लॉज किस में आएगा? पास्ट में आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में। एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज रिटन इन द पास्ट इंडेफिनिट। दोबारा समझिए, दो एक्शन हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, कब हो रहे हैं? पास्ट में शो कर रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो उस केस में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, इस एग्जाम्पल को दो एग्जाम्पल लेके समझाया है और फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन करके समझाया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है तो आप पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड, प्रिंसिपल क्लॉज मरीज मर गया, बिफोर द डॉक्टर अराइव, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको पता नहीं है तो टेंसेज में जाइए और प्लीज़ वहाँ से टेंसेज को देखिए, समझिए। चार्ट बना रखा है, क्या लगता है आप सेंटेंस को देखकर ही समझ जाएंगे कि पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वहाँ पे सारा डिटेल में दिया हुआ। आई हैड रेड माई बुक, पास्ट परफेक्ट, हैड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो देख लीजिए टेंसेस के वीडियो में जाके, आपको पहले क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट में इसका सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी। आई हैड रेड माई बुक व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी। क्लियर है? अब रूल नंबर 7 दोस्तों, इस रूल को ध्यान से समझिए। इफ़ देयर आर टू एक्शन इन अ सेंटेंस both in the past probability, the principal action should be in the future perfect, whereas the subordinate action should be in the past perfect. आपको ये ऊपर एक बार और समझाया था क्लॉज में, ये टेंसेस के में लाया। both in the past probability the principal action should be in the future perfect and the subordinate action should be in the past perfect. एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ़ यू हैड टेकन टी I would have also taken. If you had been to Kolkata या Calcutta, I would have also gone. In such cases, the conditional clause is always the subordinate clause. ठीक है, जो conditional clause होते हैं वही subordinate clause होते हैं, क्योंकि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। The above sentence कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज फॉलोज। इन्हें दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हैड यू टेकन टी, आई वुड हैव ऑल्सो टेकन। हैव यू बीन टू कलकत्ता, आई वुड हैव ऑल्सो गॉन। दोस्तों, आज लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका 1 या 2 दिन के बाद। मैं इसलिए वीडियो डालता हूँ ताकि आपको पूरा समय मिल सके रिवीजन का और आपको ये ना लगे कि मेरा कोई चैप्टर छूट गया हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइए, समझिए, रिवीजन करिए। मैं कोशिश करूँगा कल या परसों में एक और वीडियो डालूँगा जिसमें हम लोग नरेशन करेंगे। नरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, क्योंकि ये रात में वीडियो बनाया गया है आपके लिए। प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको बेनिफिट देगा, फ़ायदा मिलेगा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस परिवार को और बड़ा करना है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ज्वाइन करवाइए, सब्सक्राइबर्स दिलवाइए, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी चीज़ें फैलती रहेंगी, ज्ञान फैलता रहेगा, ज्ञान रुकना नहीं चाहिए। तो इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आपको पूरी सफलता मिले
ये मेरी ईश्वर से हमेशा दुआ रहेगी। धन्यवाद।